अवधेशानंद जी शंकराचार्य का प्रयागराज के गंगा यमुना त्रिवेणी के तट पर उठा विवाद थमा ही नहीं था कि एक और साध्वी की मौत ने सिस्टम की चुप्पी पर बड़ा सवाल उठा दिया है। राजस्थान से दिल्ली तक इस वक्त इन सवालों के घेरों से अचंभित है। लॉ, एविडेंस, कानून, सबूत और सच। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। आज हम बिल्कुल सही समझा अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान में साध्वी की अचानक हुई मौत के सवाल पर। सवाल यह नहीं है कि मौत हुई, सवाल यह है कि मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई। कानून की नजर में हर अस्वाभाविक मौत, चाहे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना की मौत हो उस छात्रा की, या राजस्थान में इस साध्वी की अस्वाभाविक मौत है, वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। और जब सवालों से जवाब नहीं मिलते तो यह मामला निजी नहीं रहता, यह मामला पब्लिक के कंसर्न का बन जाता है और तब उठना शुरू होता है सिस्टम पर सवाल। और ये सवाल पटना से चलकर दिल्ली तक शोर मचाते हैं। यह सवाल राजस्थान से चलकर दिल्ली में चित्कार करते हैं। हम आइए कोशिश करते हैं इन सवालों के उत्तर ढूंढने का, इन सवालों को समझने का। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार साध्वी की तबीयत बिगड़ती है, साध्वी को इंजेक्शन दिया जाता है और उसी के कुछ समय बाद साध्वी की हालत गंभीर हो जाती है, अस्पताल में मृत्यु घोषित कर दी जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होता है। पुलिस हर एंगल से मामले का जांच करती है, लेकिन इधर सोशल मीडिया पर मौत के कारणों को लेकर पोस्ट रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और साध्वी के फॉलोअर्स का विरोध का स्वर भी तीव्र हो जाता है। सब मिलाकर एक साधारण सी मेडिकल डेथ सस्पिशियस डेथ के दायरे में आकर खड़ी हो जाती है। कानून साफ है, जहां सवाल उठे हों, जहां संदेह हो, वहां जांच ईमानदारी से गहरी और त्वरित होनी चाहिए, चाहे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला हो या राजस्थान में इस साध्वी की मौत का मामला हो। क्या कहता है इस बारे में भारत का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? काउज ऑफ डेथ स्पष्ट होना चाहिए, चेन ऑफ इवेंट्स टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, मेडिकल नेग्लिजेंस या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की संभावना को खारिज करना इन जांच के जरिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंजेक्शन दिया गया तो किसने दिया, किस दवा का इंजेक्शन दिया गया, प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है और इंजेक्शन देने के लिए किसका कंसेंट लिया गया या नहीं लिया गया। यह सवाल इमोशंस का नहीं है, भावनात्मक नहीं है, यह सवाल कानूनी है। मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शुरू हो जाता है और अगर ऐसा हुआ तो कानूनन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह डिजिटल एविडेंस है। BNSS के तहत यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, यह बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि BNSS डिजिटल एविडेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अब सवाल यह है कि मौत के बाद सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाले गए, तो यह सोशल मीडिया का हैंडल, इस सोशल मीडिया का पोस्टिंग राइट, एडमिन राइट किसके पास था, किस IP से सोशल मीडिया को एक्सेस किया गया, पोस्ट का टाइम स्टैम्प क्या था,
आईटी एक्ट और फॉरेंसिक एविडेंस एक्ट के तहत यह सब फॉरेंसिक जांच का विषय है। तो क्या अविलंब इन सारे पोस्ट को सुरक्षित किया गया, फ्रीज किया गया, ताकि ये सबूत नष्ट न हो जाए या नष्ट न कर दिया जाए। जांच में यह सारी कार्रवाई अगर नहीं की गई, इनको सील नहीं किया गया है, तो यह जांच में बड़ी लापरवाही की तरफ संकेत करता है। अतः सिस्टम पे सवाल उठना लाजिम है। अब आते हैं पोस्टमार्टम और मेडिकल बोर्ड की भूमिका पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस की या इस तरह के मृत्युजनक घटनाओं की रीड होती है, लेकिन याद रखिए पोस्टमार्टम सिर्फ एक कागज पे छपा हुआ, लिखा हुआ, साइन किया हुआ रिपोर्ट नहीं होता। यह एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो इसमें यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि ठीक है, रिपोर्ट में जो आया वो अपनी जगह है, उस पर बात होगी, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट कहाँ है? विसारा प्रिजर्व किया गया कि नहीं किया गया? टाइम सिंस डेथ के कितने देर बाद पोस्टमार्टम किया गया? एंड एंटी-मॉर्टम वर्सेस पोस्टमार्टम इंजरीज क्या हैं? इसका डिटेल्स क्या है? अगर रिपोर्ट में देरी हुई है या होती है या स्पष्ट भाषा होती है, तो अदालत में वही रिपोर्ट सबसे पहले कटघरे में खड़ी हो जाती है और पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर। मेरे पास विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी पहुंच रही है, जिस पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, जिस पर अभी तक कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई है, जिस पर अभी तक सार्वजनिक सवाल नहीं होते हैं, वह है साध्वी का प्रभाव क्षेत्र और उसकी लोकप्रियता। क्या उसके मौत का कारण बनी? साध्वी की आर्थिक स्थिति या संस्थागत दबाव की संभावना, वो जिस संस्था से जुड़ी थी, या आंतरिक विवाद, इसमें पारिवारिक विवाद की भी बात आ रही है। तो क्या साध्वी के परिवार में कोई आंतरिक विवाद था? क्या जिस संस्था से वो जुड़ी थी वहां कोई आंतरिक विवाद था, या बाहर के धमकी का एंगल? इन सवालों पर अभी कोई बात नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं है। कानून कहता है कि आखिर हर अपराध के पीछे कोई मोटिव होता है। तो इस अपराध में भी अगर यह अपराध हुआ है, साध्वी की मौत हुई है, तो मोटिव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोटिव छोटा हो, बड़ा हो, अगर जांच मोटिव के एंगल से नहीं की गई तो केस अक्सर कमजोर हो जाता है और अपराधी छूट जाते हैं। अब इस केस में सीबीआई या एसआईटी के जांच की मांग उठ रही है। यह मांग कब उठती है? जब लोकल पुलिस पे अविश्वास हो, मामला अंतर जिला इंटरस्टेट का हो, या संवेदनशील हो, या इससे पब्लिक ऑर्डर प्रभावित हो रही हो। जब इन तीनों पहलू में से कोई भी पहलू या तीनों पहलू किसी केस पर लागू होता है, तब यह मांग राजनीतिक मांग नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक उपाय बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। राज्य की जिम्मेवारी क्या बनती है ऐसे केसों में? राज्य केवल एफआईआर दर्ज करके इस तरह अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ, मृत्यु के बाद भी मरे हुए व्यक्ति को निष्पक्ष जांच का अधिकार देता है। अगर राज्य चुप रहता है तो यह चुप्पी भी सवाल बन जाती है। अतः इन सारे पहलुओं को अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह मामला किसी साध्वी का नहीं है, यह मामला किसी एक मौत का नहीं है। यह सवाल है कि क्या हमारी जांच प्रणाली सच तक पहुंचने का साहस रखती है? कानून भावनाओं से नहीं तथ्यों से चलता है, और जब तक हर तथ्य सामने नहीं आता तब तक सवाल जिंदा रहेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मामले के साथ
अगले कानूनी एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।